ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी कि स्ट्रेस कहाँ से आता है, स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है? लास्ट सेशन हमारा जॉइन जिन्होंने किया था, या फिर आप अपनी नॉलेज से भी बता सकते हैं कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, या कोई रीसेंट स्ट्रेस जो अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं एंड हमारी इस वर्कशॉप के थ्रू आप उस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं। एनीवन? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि प्लीज अपने अगर हो सके तो अपने कैमरास ऑन करें, बिकॉज विदाउट कैमरास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बात करना। तो क्या हम अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं एवरीवन? रेनू जी, आमिर, आफरीन, मुर्शिदा, थैंक यू सलोनी, थैंक यू दीपक। मैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या हम लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जिससे कि हम फेस टू फेस बात करके चीजों को थोड़ा सा बेटर कर सके। ठीक है, श्योर आफरीन, टेक योर टाइम। ठीक है, कोई बता सकता है अपने प्रकार का जो स्ट्रेस, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कोई भी एनी एनी स्ट्रेस, कोई मानसिक तनाव है, कोई शारीरिक तनाव है, एनीथिंग। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सलोनी? नो मैम। लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है तुम्हारी दीपक, वंडरफुल। कोई लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, मानसिक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलोनी? बैड स्ट्रेस की जगह गुड स्ट्रेस के बारे में भी बता सकते हो आपको। हाँ दीपक, आप हमारे लास्ट सेशन में थे हमारे साथ? नो मैम। नहीं ना, तो यही हमारे, जैसे कि भी सर ने बोला कि अगर बैड स्ट्रेस नहीं है तो गुड स्ट्रेस भी है। मैं थोड़ा सा आपको लास्ट सेशन में क्या सब चीजें हुई है मैं रिकैप कर देती हूँ। बैड तो यही है मैम, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, थोड़ा टारगेट जॉब है, तो बैड फाइनेंशियल में है, तो उसमें टारगेट बेस में तो बैड ही बैड है। पर देखिए, तो चीज है कि वर्क स्ट्रेस है, इससे फिर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी डेवलप होता है। अब इन सब चीज, इतनी सारी हमारी लाइफ में चीजें हो रही होती हैं, इन सब के बावजूद भी लोग खुश कैसे रह लेते हैं, लोग स्ट्रेस फ्री कैसे रह लेते हैं? बस एक आदत सी पड़ जाती है। अच्छा, आदत किस चीज की? खुश रहने की, लोगों को दिखाने की। एक आदत है लोगों को दिखाने की, और एक आदत है खुद से खुश रहने की। वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है दीपक, और मैं ये लोगों को कोई स्ट्रेस दिखाओ और खुद खुश रहो। लोगों के सामने स्ट्रेस में रहो और खुद खुश रहो अकेले। यस यस सर। ये तो सर ने कॉर्पोरेट वाली चीज बोल दी कि ज्यादातर कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है। वो कहते हैं ना लोग कि अपने दुख से दुखी नहीं है, औरों के सुख से सब दुखी हो जाते हैं। हाँ। तो अपना सुख किसी को मत बताओ, लेकिन अपना दुख जरूर लोगों को बता दो, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि आजकल सब चीजें इतनी ज्यादा लेवल पे खराब होती जा रही हैं, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हम दूसरे इंसान की हैप्पीनेस, उसके सॉरोज, हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। पर हम इतनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी खुद कैसे खुश रह सकते हैं ना, हमारे लिए एंड गोल जो है वो सिर्फ वो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने बहुत सी चीजों के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि गुड स्ट्रेस होता है, बैड स्ट्रेस होता है। बैड स्ट्रेस हम सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। पर गुड स्ट्रेस जो होता है वो ये है कि कोई भी तनावपूर्ण चीज, कोई भी एक ऐसी
स्ट्रेसफुल चीज आने से पहले वाली जो एंजाइटी होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है उस सिचुएशन में, उस चीज को हम कहते हैं गुड स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा है, उससे पहले जो हमारा दिल धड़कता है, हल्का हल्का सा ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में अजीब सा महसूस होता है, पसीना सा हल्का हल्का आने लग जाता है, तो वो हमारा एक तरीके से गुड स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है हमारी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए। वो हमें मोटिवेट करता है जो हमारा टास्क है उस चीज में अपना 100% देने के लिए। अगर वो हल्का सा जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा ना, तो हम लाइफ में बड़े ही चिल हो जाएंगे कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो है, कोई क्लास डेडलाइन ही तो है, क्या हो गया, इट्स ओके। पर वो हल्का सा जो स्ट्रेस है ना, वो गुड स्ट्रेस जो है, वो हमारी लाइफ में होना जरूरी है। पर जब वही गुड स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर हमारा बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बैड स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो जाते हैं, और मोटापा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है जब बैड स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था कितने प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं। अब उसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा समय हमारे लिए डिस्कशन के लिए भी बचे, जिससे कि हम हमारे जो डाउट्स हैं वो चीज हम क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ये आता है कि हम क्या सब चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि हम सब लोगों ने सांप सीढ़ी देखी है। सांप सीढ़ी में क्या होता है, अगर सीढ़ी आए तो हम ऊपर पहुंचते हैं, सांप आए तो हम दोबारा से नीचे आ जाते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें होती हैं। कुछ चीजें करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, कुछ चीजें करने से हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। अब मुझे कोई बता सकता है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसको करने से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है? आर्या, दीपक, सलोनी, आमिर, रेनू, कोई बता सकता है ऐसी कौन सी चीजें हैं? हाँ, न्यूट्रिशन गलत लेने से। क्या गलत लेने से? न्यूट्रिशन डाइट। हाँ, डाइट में एग्जैक्टली क्या सलोनी? डाइट में क्या? फ्राइड चीजें लेने से, बाहर का खाने से तो हमारी हेल्थ खराब होती है। हाँ, शुगर लेवल ज्यादा हाई करने से। हाँ, हाई शुगर इनटेक अगर हो जाए, फ्राइड फूड ज्यादा हो जाए। यस, वेरी गुड। और कोई? आर्या, आमिर, दीपक, रेनू, और भी जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे अभी कुछ यही चेहरे आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बैड चीजें हैं जो सांप सीढ़ी के खेल में सांप की तरह काम करती हैं हमारी लाइफ में? कम ऑन, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जल्दी कोई भी एक जवाब दीजिए। मैम, हमारी लाइफ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तब होती है जब हम लोग दूसरे की सुनते हैं, अपनी बॉडी, अपनी माइंड की नहीं सुनते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड आर्या। यस, जब हम अपने से ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना, जो उन्होंने बोला वो सही है, पर हम जब अपनी सुनना बंद कर देते हैं कि हमारा इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, हमारा तजुर्बा क्या कह रहा है इस सेम सिचुएशन में, तब हमारा जो स्ट्रेस है वो एक सांप सीढ़ी में सांप की तरह काम करता है कि वो हमें लाइफ में पुल डाउन करने की कोशिश करता है। रेनू जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। जब हमें बोलना है तभी हम प्लीज अपना माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज सेशन में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले हमें करनी है एक्सरसाइज। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट
जो बड़े से बड़े लोग हैं वो भी ये चीज बोल कर गए हैं कि एटलीस्ट हमें हफ्ते में 75 मिनट से लेकर 150 मिनट्स, मतलब इतना हुआ 4 दिन एटलीस्ट हमें एक्सरसाइज करनी है। और वो एक्सरसाइज मॉडरेट टू इंटेंसिव होनी चाहिए। अब आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी एज में है। अगर आप मिड एज में हैं तो आप 4 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप उससे थोड़ी सी बड़ी उम्र है आपकी तो आप एटलीस्ट अपनी एक्सरसाइज में, अगर आप ज़्यादा मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो माइल्ड में वॉकिंग इंक्लूड करो, ब्रिस्क वॉक, जल्दी जल्दी चलना। आप सुबह पार्क जाइए और सुबह जल्दी जल्दी चलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जो हमारे अंदर स्ट्रेस के जो कण बन रहे हैं ना, कॉर्टिसोल हमारा हाई हो रहा है, वो हमारे स्ट्रेस के जो कण हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके टूटने लग जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्सरसाइज करने से। अगर हम एक्सरसाइज से और भी ज्यादा चीजें कर सकते हैं तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। पर बेसिक क्या है? एक्सरसाइज। हर कोई डॉक्टर बोलता है कि अरे एक्सरसाइज करो, कसरत करो, ये करो, पर वो गलत नहीं बोल रहे हैं माय फ्रेंड्स। एक्सरसाइज का अपने में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखते हैं कि एक्सरसाइज के अलावा हम और क्या चीजें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोगों से बात कर सकते हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, जो हमारी बातों को समझते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई एक्टिविटी पसंद है, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं शुरुआत में उनको बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद होता है, और उनको दौड़ना भागना बड़ा पसंद होता है, या फिर उनको साइकिलिंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, मंडाला आर्ट करना पसंद है, सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद है। तो उन सारी एक्टिविटीज को ना अपनी लाइफ में दोबारा से इंक्लूड करो। उससे भी हमारे जो स्ट्रेस के लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं, और जैसे ही हमारे स्ट्रेस के लेवल कम होना शुरू हो जाएंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म भी हमारा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी जो और प्रॉब्लम जो मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बताई है, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, वो भी हमारी धीरे धीरे करके और भी चीज़ों को मिला के और चीज़ों की हेल्प से भी धीरे धीरे करके वो चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है अपनी कोई एक्टिविटी जो आप लोग पहले करते थे पर लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया कि वो चीज़ें अब आपने करनी छोड़ दी हैं, पर आप आज के सेशन के बाद से उन सब चीज़ों को दोबारा से इंक्लूड करेंगे? क्या कोई ऐसी चीज़ है? मैम मेरी फेवरेट एक्टिविटी डांस थी, और फिलहाल इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तो इस चीज़ को नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, स्ट्रेस जब गुस्सा आता है या मतलब बहुत ज़्यादा, तब तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा लाउड म्यूजिक पे अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, वेरी गुड आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो अपनी लाइफ में तो जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप जितनी भी देर आप उस चीज़ को कर सको आप करो, इंक्लूड करो उस चीज़ को। एनी अदर रिस्पॉन्सेस? अब जैसे आर्या है वो उसको डांस करना पसंद है, पर अभी वो डांस नहीं कर पा रही है, बट थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा है उतना वो कर रही है। जैसे कि मुझे मंडाला आर्ट करना बहुत पसंद है। मैं जितना जब भी मुझे समय लगता है मैं मंडाला करने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में। थोड़ा सा कलर्स, पेंटिंग, ये चीज़ें, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की छोटी छोटी चीज़ें, न्यूज़पेपर से कुछ बनाना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं दिवाली पे उसको बना के जो मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं मैं उनको गिफ्ट करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस फ्री मुझे बहुत फील होता है, और जो मेरा फ्री टाइम होता है वो भी मेरा यूटिलाइज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है मेरे लिए। मैं शेयर करता हूँ मैम आपसे अपनी स्टोरी। जब मैं आई वाज स्मॉल तो मेरे को क्रिकेट और बैडमिंटन बहुत पसंद थे, और मैं दोनों सर वी लॉस्ट योर वॉइस। नहीं सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। तो जब
आई वाज इन स्कूल, तो मेरे को बैडमिंटन और क्रिकेट बहुत पसंद था। दोनों मैंने स्टेडियम्स में मैं सेलेक्ट हो गया था, नेशनल स्टेडियम में भी, इंदिरा गांधी में भी। लेकिन बिकॉज आई हैड टू स्टडी, तो मैंने दोनों चीज़ें छोड़ दी। तो जब मैं एमबीबीएस में आया तो मैंने क्रिकेट खेला अपना, मतलब शौक पूरा करने के लिए, टू रिलीज आवर स्ट्रेस। हमारा अगले दिन एग्जाम होता था तो रात में हम 2 घंटे क्रिकेट जरूर खेलते थे। दिस वॉज द स्ट्रेस बस्टर फॉर अस। और अब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया है आफ्टर 25 ईयर्स। मेरे स्कूल के दोस्त ने ही मुझे बुलाया कि यार आजा खेलते हैं, तो मैंने कहा मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा। कहता खेल तो सही। लास्ट 1 ईयर से मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। तो कोई एज नहीं है आपकी किसी भी स्पोर्ट को खेलने की। क्रिकेट मैं इसलिए नहीं खेलता हूँ कि हाथ में चोट लग गई तो सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्रिकेट मैंने छोड़ दिया है। बट आई एम प्लेइंग बैडमिंटन नाउ एंड आई एंजॉय वेरी मच। आज इस सेशन था इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया, लेकिन कल सुबह फिर मैं जरूर जाऊंगा। तो आपकी जो हॉबीज है बचपन की, उसको अब दोबारा से आप शुरू करें, जैसे मैम ने बताया कि उससे आपका स्ट्रेस रिलीज जरूर होगा। उसके अंदर आप देखेंगे कि आप वापस अपना बचपन दोबारा से जी रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज शेयर करी। इससे मुझे खुद इतनी मोटिवेशन फील हो रही है कि टाइम और एज का कोई वो चीज नहीं है। हम जब भी हमें स्टार्ट करनी है कोई भी एक्टिविटी, हम उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू। सो वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसके अलावा हम अपने स्ट्रेस को और कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज करना मतलब उनको चुनौती देना। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना हम उस चीज़ को बना देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बार बार ये चीज़ आती है कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, अरे मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो पहले भी गलतियां करती हुई आई हूँ और अभी भी मुझसे गलतियां ही होंगी, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ ही नहीं तो मैं ये कोशिश ही क्यों कर रही हूँ, अरे मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, अब मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं जो अगेन हमें नीचे पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन थॉट्स को चैलेंज करना है, मतलब हमें अपने थॉट से बात करनी है। अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अरे मैं तो इस चीज़ में अच्छी हूँ ही नहीं, तो क्या मैं अपने आप को चैलेंज कर सकती हूँ ये बोल के कि हाँ मैं एक बारी कोशिश तो करूँ करने की, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगी। और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने पहले करने की कोशिश करी और मुझसे हो नहीं पाई? तो हम अपने थॉट्स को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट माय फ्रेंड्स ये चीज़ है जानना कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी जो हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं वो नेगेटिव विचार आ रहे हैं। जब तक हम अपने विचारों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हम उनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका यही होता है, हमें जर्नल करनी है, हम अपने विचारों को पहले लिखना है। अगर हम अपने विचारों को लिख नहीं सकते हैं तो हम उनके बारे में सोचेंगे कि हाँ अभी जो मुझे विचार आ रहा है वो एक तरीके का नेगेटिव विचार है, इस विचार ने मुझे हल्का सा गलत महसूस करवाया मेरे ही बारे में, मैं थोड़ा सा बैड फील कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं वर्थलेस हूँ। क्या मैं सही में वर्थलेस हूँ? मेरी कोई मैं वर्दी नहीं हूँ किसी चीज की? तो जब ऐसे ऐसे थॉट्स आए आपके दिमाग में, आपको तुरंत उन सभी थॉट्स को चैलेंज करना है। और आप जैसे ही उन्हें चैलेंज करेंगे आप खुद ब खुद बेटर महसूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है? हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं थकते हैं, हम मानसिक तौर पे भी थक जाते हैं। हमें लगता है कि यार मतलब क्या बार बार वही सेम चीज़ लाइफ में हो रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मैं ही क्यों इन सब चीज़ों के साथ सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मतलब लाइफ में कोशिश करता हूँ मैं ऊपर उठने की और मैं दोबारा से वहीं पे आ जाता हूँ। वो एक समय है जहाँ पे हमें ये चीज़ सोचनी है, कॉन्शियसली सोचनी है कि
अगर अभी मैं हार गई तो ये मेरा सबसे बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट होगा और फिर यहाँ से निकलना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मुझे उस कुएं में कूदना नहीं है, मुझे उस कुएं से अपने आप को बचाना है, उस डिप्रेशन से मुझे बचाना है, उस एंजाइटी से मुझे अपने आप को बचाना है। और अगेन हम उस एंजाइटी और उस डिप्रेशन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम ऐसे ही एंजाइटी मैम मुझे भी हुई थी जब मेरा मतलब बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मतलब पुट ऑन होने लगा था और मैं बॉडी शेमिंग के लिए मैम बॉडी शेमिंग का मैम कह सकती हूँ मुझे शिकार हो रही थी मैं। जिसको देखो वो एक एक कमेंट करके चला जाता था कि कैसे क्या हो गई तुम, ये हो गई वो हो गई। लेकिन मैम उस चीज़ से मैं निकली, मैंने प्रॉपर सर से गाइडेंस लिया हर चीज़ और मैम फाइनली मैं अपने शेप में वापस आ रही हूँ। मैम ये भी एक मेरा एक फेज था जब मैंने बहुत स्ट्रेस फील किया अपनी लाइफ में। लिटरली मैम मैं बहुत रोई हूँ उस चीज़ के लिए। अब आपको ना और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए विद गुड थॉट कि आप भी फिट होएं, जो भी आपको मिले उनको आप फिटनेस के बारे में बताएं, ना ही उनका मजाक उड़ाएं। सर मैं डेफिनेटली सर जो भी प्रॉब्लम क्या है से मैं कि उनको बड़ा बहुत इजीली लोग दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नहीं देखते। तो आपका ये एम होना चाहिए कि कोई भी है उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन एंड जो आपके साथ हुआ वो आप किसी और के साथ ना करें। दैट इज द बेस्ट थिंग, वो उससे आपको सीखना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट कि मैम को लेक्चर पूरा करना देते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने भी इंटरप्ट किया, वी अपोलोजाइज। आई ऑल्सो अपोलोजाइज मैम। नो वरीज, हम अपने क्वेश्चंस को या तो अपने फ़ोन में लिख के रख लेते हैं या फिर एक पेपर पे लिख लेते हैं। अगर हमें बाद में भूलने का डर है तो हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में अच्छे से लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? मूविंग ऑन, हम इसके अलावा और कैसे वो फिजिकल रेस्ट तो चलो ठीक है, हम सो गए और हमने नैप ले ली तो हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, पर वहीं पे अगर हम मेंटल रेस्ट हम कैसे ले सकते हैं उसी लूप होल से कि वो जो कुएं में हम लोग गिर रहे हैं, हमें जो बैड फील हो रहा है हमारे बारे में, हमारी परिस्थितियों के बारे में, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हमें एक्टिवली उसके प्रति काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ तरीके हैं, लेट्स सी। यहाँ पे 7 प्रकार की रेस्ट हैं, ठीक है? फिजिकल तो हम लोग करते ही हैं, हम लोग शाम में नैप ले लेते हैं, दोपहर में, और अच्छी स्लीप हम लोग लेते हैं और रिलैक्सेशन भी करते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं देन वेरी गुड। मेंटल हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, हमारी पसंद का गाना है वो सुन सकते हैं। इससे हमारा जो मेंटल रेस्ट है वो हमें 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। इमोशनल रेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? हम किसी अपने क्लोज वन है, कोई फैमिली फ्रेंड है, आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, आप उनसे अपने दिल की बात रख सकते हो कि मुझे आज बहुत दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे किसी से बात करने की भावना आ रही है, तो मैं आज आपसे ये चीज़ बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? आप अगर आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो आप थेरेपी एक माध्यम है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थेरेपी में भी हम आपकी बात सुनते हैं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम सोशलाइज हो सकते हैं, हम अपने टाइम को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं कि कितना समय हमें हमारे घर परिवार को देना है, कितना समय हमें हमारे लिए देना है। बिकॉज एवेंचुअली मी टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्ट्रेस के लिए। जैसे कि सर ने भी बोला कि वो दिन में कुछ समय जो है वो बैडमिंटन के लिए देते हैं, कुछ समय पहले क्रिकेट के लिए भी दिया करते हैं, तो वो उनका एक मी टाइम है। जैसे आर्या है वो डांस के लिए अपना वो समय देती है, वैसे मैं मंडाला आर्ट, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके लिए मैं कुछ समय देती हूँ। हम सभी बहुत बिजी होते हैं, हमारे पूरे दिनचर्या में 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो हमें पता भी नहीं होता, पर टाइम मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट करके हम कैसे मी टाइम अपना सिर्फ निकाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, मिनिमम 15-20 मिनट भी अगर हम अपने लिए निकाल लें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्रिएटिव, जो लोग क्रिएटिव
क्रिएटिव आर्ट में हैं तो वो कुछ नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ बना सकते हैं, पेंटिंग हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुछ भी। स्पिरिचुअल, जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल हैं तो वो स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं। वो सुबह उठिए, आप बाहर नेचर में जाइए, ट्रीज को, प्लांट्स को, जो बाहर घास है, फ्लावर्स हैं, उन सबको आप नोटिस कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ना मेंटली स्ट्रांग होने में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये आपको आपकी प्रॉब्लम से शॉर्ट टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करके हमारे जो गुड हार्मोन्स हैं और जो गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करती हैं। फिर लास्ट है हमारी सेंसरी। हम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रिवॉल्व कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ऐसी कुछ रेजेस निकलती हैं कि अगर एक्सेसिव यूज हो उसका तो वो भी हमारी बॉडी को नेगेटिव वे में असर करना शुरू कर देती हैं। तो अपना दिन का एक स्केड्यूल बनाइए कि आपको इतना समय ही अपना स्क्रीन यूज करना है, आपको अपना फोन यूज करना है, इंस्टाग्राम आपको इतने समय के लिए यूज करना है। उन सब चीजों के लिए जब तक आप एक लिमिट नहीं बांधोगे तब तक आप अपने स्ट्रेस को डील नहीं कर सकते हो। ये एक हार्ड रियलिटी है, पर फैक्ट यही है कि हमें सबसे पहले अपनी कुछ लाइफ में नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। अब वो नियम चाहे बेसिक ही हो, सुबह 5 बजे उठना नहीं है, आपको अगर पसंद है उठना तो आप उठ सकते हो, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ सुबह 5 बजे उठना है तो ही मैं अपनी दिनचर्या शुरू कर सकती हूँ। नहीं, आप सुबह 6-7 बजे उठ के भी एक बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हो। पर बात क्या है, बात इतनी है कि परसिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आप जो भी कर रहे हो, आप इनमें से जो भी स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो वो आपको कंटिन्यूअस रखनी है अपनी लाइफ में, तभी आप उसका भरपूर बेनिफिट आप ले पाओगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारी स्लीप से रिलेटेड, अगर हमें नींद अच्छी नहीं आएगी तो इससे भी हमारा जो स्ट्रेस है वो एक्सेस में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी को स्लीप का इशू है यहाँ पे? एनीवन? स्लीप का इशू है यहाँ पे किसी को? हाँ मैम है, नींद बहुत सुबह आती है मुझे, 2-3 बज जाते हैं आती है मुझे। ठीक है मनी। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी नींद नहीं आती है मैम। ओके। हाँ मैडम, मेरा भी इशू यही है। हेलो। हाँ रेनी, सुन रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ मैडम, मेरा भी इशू यही, मुझे भी नींद नहीं आती, 3-4 बज जाते हैं नींद आते तक। ठीक है। हाँ, तो रात को देर से सोएंगे तो सुबह आँख भी देर से ही खुलती है। आपके पास खुद ही अपना क्वेश्चन का आंसर है। चलो ठीक है, तो कुछ चीजें देख लेते हैं। प्लीज अपने म्यूट कर लो रेनू, म्यूट कर लो रेनू। ठीक है, थैंक यू। मैम मेरे साथ दो मतलब मैम रात पूरा दिन भर मुझे नींद नहीं है, रात में भी कभी मतलब बहुत लेट आता है नींद, और सुबह फिर वही 5-6 बजे के आसपास मेरा नींद खुल जाता है। मैम पूरा दिन इनएक्टिव मतलब एक्टिव ही रहता है, मेरी बॉडी काम करती रहती हूँ, लेकिन मैम फिर भी नींद का बहुत ज़्यादा इशू रहता है मुझे। ठीक है, सोना चाहिए एवरेज इंसान को 7 घंटे, उतना तो मैं नहीं सो पाती। मैम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको नींद नहीं आती उसको इस खुश होना चाहिए, कोई उसे अपने सपने में याद कर रहा है तो वो सो नहीं पा रहा है। तो मैं तो हर रोज ही नहीं सो पाता, कोई ना कोई पेशेंट मुझे याद ही कर रहा होता है। तो मैं ये सोच के खुश हो जाता हूँ कि कोई अच्छा आदमी याद कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, रिलैक्स करो, नींद आ जाएगी। तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। विजय जी ने अपना हाथ उठाया है, विजय जी आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट पे हैं आप विजय जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए मैम को बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप। मैम एक्चुअली
जो जूसेस वाली डाइट सर ने दिया हुआ है, उसके बाद भूख लगती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, 2-2 बज जा रहे हैं, मन कर रहा है कि बस कुछ खा लें। जो तो आप प्रोटीन शेक क्यों नहीं ले रहे शाम में? आप 7-8 बजे प्रोटीन शेक लीजिए ना, होममेड वाला, फिर तो आराम से नींद आ जाएगी। आप 7-8 बजे अपनी प्रोटीन शेक वाली मील लीजिए ना, जो होममेड प्रोटीन शेक है, डन सर। तो आराम से नींद आ जाएगी आपको। उससे लेट मत करना, क्योंकि अगर 10-11 बजे लोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी विजय जी, म्यूट पे कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे भी आर्यन ने भी बोला, मनीष जी ने भी बोला, रेनू जी ने भी, कि नींद नहीं आती है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, पर उससे पहले हमें ना कुछ बेसिक चीज़ें करनी है, जिसको हम स्लीप हाइजीन के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, स्लीप हाइजीन का मतलब है जैसे कि हम अपना जो बेसिक फिजिकल हाइजीन तो करते ही हैं, साफ सफाई अपनी अच्छे से रखते हैं, नहाते हैं और प्रॉपर अपना डाइट भी रखते हैं, वैसे ही हमारी नींद से रिलेटेड भी हमारे कुछ हाइजीन होते हैं जो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हाइजीन ये है कि हमें एक कंसिस्टेंट टाइम बनाना है अपने रात को सोने का और सुबह उठने का। एक समय हमें ऐसा बांधना है कि हम इस समय से ऊपर ना बेड पे जा रहे हैं, ना अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अपने रूम की लाइट ऑन कर रहे हैं। और वैसे ही सुबह का समय कि हमें इस समय ही उठ जाना है। अब चाहे रात को नींद आए या ना आए, प्लीज मेक श्योर रात को नींद आ रही है या नहीं आ रही है, या आप लेट सोए हैं किसी भी कारणवश आप रात को लेट सोए हैं, आपको उठना उसी समय पे है। तभी हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो इस तरीके से हमारे रूटीन के साथ सिंक्रोनाइज होगी, और जब तक वो बॉडी क्लॉक हमारी सिंक नहीं होगी तब तक हमारी जो स्लीप की प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको वो जो बेड है, जिस बेड पे आप सोते हैं, आपको केवल वो बेड सोने के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप उसके ऊपर बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आप काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करेंगे जो आप कहीं और बैठकर भी आप कर सकते हैं। आप बेड को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दोपहर में सो रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो उस नैप को हम कम करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप 20 मिनट आप दोपहर में नैप ले रहे हैं। अगर आपके लिए वो नैप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बाद शाम में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए वो नैप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पावर नैप के नाम से भी जानते हैं। तो आप मिनिमम 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का आप वो नैप ले सकते हैं। अलार्म सेट कर लो, टाइमर सेट कर लो, टाइमर 20 मिनट से 40 मिनट का जितना भी आपको लग रहा है वो सेट करो, और उसके बाद आपको उठ जाना है। ठीक है, क्योंकि दोपहर में सोते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमें तो नींद नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है मैम। तो वो नींद कैसे आएगी जब हम थकावट जो है वो हमारी दोपहर में ही खत्म हो गई है। अब हमें दोबारा से इतना काम करना पड़ेगा कि हमें रात के लिए फिर से थकावट होगी, हम सो पाए। तो वो चीज हमें इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, आर्य हम बात के लिए अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। ठीक है, बस अभी मुझे आप 5 मिनट और दीजिए, फिर अभी हमारी खत्म ही हो रही है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। रात को सोने से पहले हमें कॉफी चाय ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जिससे कि हमारी जो नींद है वो टूट जाए या फिर हमें नींद आने में दिक्कत हो। अगर आपको लेना है तो आप कैमोमाइल टी आती है, कैमोमाइल टी हमारी नींद को बूस्ट करती है, नींद को लाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको वो सूट करती है तो आप कैमोमाइल टी का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहे हो, आपको तुरंत उठ जाना है वहां से। आपको बेड पे लेटे लेटे करवटें नहीं बदलनी है कि मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है, मैं कल ऑफिस में कैसे काम करूंगी, मेरे तो पूरा कल का दिन खराब हो जाएगा, अब क्या होगा। आपको तुरंत उठ जाना है वहां से, और उठने के बाद आपको अपने घर के किसी एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे अंधेरा हो, और आप थोड़ी देर वहां बैठिए।
आप पढ़ने को आप कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, पर आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप थोड़ी देर बाहर बालकनी में जाइए और वहां पे घूम लीजिए, पर आपको बिस्तर में बैठ के करवटें नहीं लेनी है। इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम घर में रहते हैं, ज्यादा हमारे पास कोई काम नहीं होता है बहुत बार, तो हमारा शरीर थकता नहीं है एक उम्र के बाद, तो हमें उसे थकाना पड़ता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू। या तो आप कोई नई हॉबी अडैप्ट कीजिए, कोई किताब पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको अपने आप थकावट होनी शुरू हो जाए, ठीक है। ये कुछ हमारी बेसिक स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स हैं। लास्ट सेशन में मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज बताई थी, तो मैं दोबारा से आपको वो चीज बताना चाहूंगी, ठीक है। सब लोग प्लीज थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होके। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बॉडी अगर आपकी हो रखी है तो एकदम रिलैक्स कर लीजिए सब लोग। अपने पैरों को जमीन पे आराम से रखिए। अगर हमारे पैर थोड़े से टाइट हैं या फिर ऐसे या फिर किसी भी पोजीशन में है, जमीन पे उसको आराम से टिका के बैठिए। बहुत बार हम नोटिस भी नहीं करते हैं, पर हमारी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, टाइट रहती है, जॉ मसल्स हमेशा हमारे खींचे हुए रहते हैं। तो उस चीज को रिलैक्स कीजिए, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर लीजिए, अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। अब हमें ब्रीद इन करना है अपने नाक से और होल्ड करना है 4 सेकंड के लिए, और ब्रीद आउट करना है अपने मुंह से, जैसे कि हम कैंडल्स को ब्लो करते हैं। और हवा भरनी है आपको अपने टमी में, अपने एब्डोमेन में आपको जितना हो सके उतनी हवा भरनी है। जैसे एक गुब्बारे में हम हवा भरते हैं ना, वैसे ही हमें अपने पेट के गुब्बारे के अंदर हवा भरनी है। हम अगर ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो हमारा पेट जो है, अगर वो इतना है तो वो इतना फूल जाना चाहिए हवा अंदर भरने से, ठीक है। फिर 4 सेकंड रोकना है और हमें ब्रीद आउट करना है। फिर उसी पेट की हवा को हमें बाहर निकालना है, जैसे हम मोमबत्तियां बुझाते हैं। शुरू करें। हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हम उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम अपना खुद का भी समय बना सकते हैं। अब हमें ब्रीद इन करना है, जितना हो सके उतना अपने पेट में हवा भर के 4 सेकंड रोककर उसको हमें ब्रीद आउट करना है, जितना ज्यादा आप हो सके। एक बार और करेंगे। हम जैसे ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसके साथ हम एक वर्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यू वर्ड। क्यू वर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड जिसके साथ हम रिलैक्सेशन को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि मेरे लिए मेरा क्यू वर्ड अगर होगा तो वो होगा रिलैक्स, या ओम शांति, या काम। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसा वर्ड आप बोलना चाहें, तो आप उस चीज को बोल सकते हैं। जैसे कि आप रिलैक्स वर्ड बहुत लोग बोलते हैं, तो आप रिलैक्स वर्ड जो है वो बोल सकते हैं। तो आपने ब्रीद इन किया, होल्ड किया, ब्रीद आउट किया, और आप बोल रहे हैं रिलैक्स। आप अपनी बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हो कि अभी आप बहुत ही रिलैक्स स्टेज में जा रहे हो। तो अगर आपको एकदम से हाइपर टेंशन हो गई है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज है, या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप इस डीप ब्रीदिंग को दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार कीजिए और 2 to 3 मिनट्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, ये चीज हमने डिस्कस कर ही ली है, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे लिए क्या होती है, ये इसके बाद हम अपना सेशन रैप अप करेंगे।
बाउंड्रीज सेट करना। बहुत बार क्या होता है कि लोग बाउंड्रीज को समझ नहीं पाते हैं और इसके चलते हुए हमारी लाइफ में स्ट्रेस जो है, जो इतना ज़्यादा होता नहीं है, पर क्योंकि हम बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में बहुत ही अनकॉमन है, तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम जाने अनजाने अपने आप को भी हर्ट करते हैं और हम दूसरे इंसान को भी हर्ट करते हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें किसी को मना करना है कि आप उस चीज़ को करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम उस चीज़ को नो बोलते हैं एक असर्टिव तरीके से। सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। मैं अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं आपका ये दिया हुआ काम कर सकूँ, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को करने में, या फिर मुझे थोड़ा समय लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में, तो मैं कुछ समय चाहूँगी। पर हम क्या करते हैं, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ और कुछ काम है तो बता दो, हम वो भी कर देंगे। हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी होती नहीं है जो हम पीपल प्लीजिंग में कर देते हैं। हमारा इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम उस चीज को कंप्लीट कर सके उस गिवन टाइम में, बट फिर भी क्यों, कहीं दूसरा बुरा ना मान जाए, वो ऑफेंड ना हो जाए, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने उसको मना कर दिया तो उसने मेरी तब फलाने टाइम में फलानी हेल्प करी थी, तो मुझे तो उसके लिए करना ही है। यस, करना है, पर अगर आपकी वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, देन नहीं। यू लर्न टू से नो whenever you feel you are not comfortable doing this, right? तो हम आज से कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो कार्य आपको परेशान कर रहा है, आपकी लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो बढ़ा सकता है, तो वहाँ पर हम लोगों को नो बोलना चालू करेंगे। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं जरा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो हम कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ पे हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ ये चीज़ तो है ही, ये चीज़ लाइफ में हमारी चेंज ही नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर हम ये चीज़ अपने अब दोबारा से हमें रिफ्लेक्ट करना है इस चीज़ को। हमें दोबारा से पूछना है अपने आप से कि क्या ये जो चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है, ये अगले 2 साल में ऐसी ही रहेगी? क्या 2 साल बाद भी ये मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी अभी है मेरे लिए इम्पोर्टेंट? क्या ये सिचुएशन कभी भी अंडर कंट्रोल नहीं होगी? क्या कोई सिचुएशन है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकूं? ऐसे हमें काउंटर क्वेश्चन करना है अपने आप को। दोबारा अपने आप को हमें इन क्वेश्चन से चैलेंज करना है। तब आप खुद में ये चीज़ फील करेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं, आप खुद में ये चीज़ रियलाइज कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ इतनी भी परेशान करने वाली है नहीं जितना मैं अभी तक परेशान हो रही थी सोच के। जब हम खुद से चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम अगर 10 है तो वो प्रॉब्लम हमारी 2 पे आ जाएगी। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सबसे पहले मैम के लिए सब क्लैपिंग करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, जिससे कि उनको पता चले कि इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एक बात कोई भी आदमी को चेंज करनी है तो वो लेक्चर सफल हो जाता है। और आपकी बात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि किसी ने भी थोड़ा सा भी पकड़ लिया तो देयर लाइफ विल चेंज। जैसे आपने लर्न टू से नो बोला, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है मैम। एज अ डॉक्टर रात को 10 बजे पेशेंट मैसेज कर देता है कि सर ये बताइए अब व्हाट टू डू, यू आर अबाउट टू स्लीप बट देयर इज अ मैसेज। तो बहुत टाइम लगा मुझे, 15-20 साल लगे इस चीज़ को, बाउंड्री को सेट करने में कि कैसे उनको समझाना है कि उनको बुरा भी ना लगे और हम उसको समझ भी पाएँ। तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया हुआ है अपना कि इस तरह से आप फॉलो करें। सबको हम कहते हैं 10 to 6 आप पूछो, 10 to 6 सब बिजी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जब वो घर आ जाते हैं तो उनको लगता है अब तो ये चीज़ पूछनी भूल गए, अब डॉक्टर खाली है उनसे पूछ लीजिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडीज लाइफ। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई खाना खा रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बार मैसेज करी जा रही थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को फलाने बंदे का नंबर दो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर बेसिकली विटामिन एन बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू से नो। विटामिन एन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन द बॉडी, जो आपने अभी बताया, लर्न टू से नो।
तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें एक बाउंड्री सेट करनी जरूरी है। मैं भी और लोगों की बाउंड्रीज को समझता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को छुट्टियों पे, वीकडेज पे इमरजेंसी ना हो तो डिस्टर्ब ना करें, सबको टाइम दें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हुआ क्या है, जो भाई अभी बोल रहे थे दीपक जी कि फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, तो उनको तो दिन रात से मतलब ही नहीं है। वो तो उनके लिए तो दिन रात सब बराबर है, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है आपके लिए, उनको बस अपना टारगेट देखना है, लेकिन आपकी लाइफ नहीं देखनी। आज आप बेस्ट हो। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी बेस्ट डॉक्टर वाली, जिसमें ये था कि एक डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर माना जाता था, बट समहाउ ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट डे उनकी वाइफ जब चेक लेने गई उनका, तो एक और पेशेंट आया, उसने बोला कि बेस्ट डॉक्टर से मिलना है, तो उन्होंने किसी और के कैबिन में भेज दिया। तो एक दिन के अंदर बेस्ट डॉक्टर चेंज हो जाता है, तो आप भी चेंज हो सकते हैं। एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, यू आर रिप्लेसेबल, योर जॉब इज ऑल्सो रिप्लेसेबल, बट डोंट हैम्पर योर हेल्थ प्लीजिंग एवरीबडी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ को खराब कर रही है जॉब, तो जॉब चेंज करें, जैसे हमने किया। आई लेफ्ट ऑल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, स्टार्टेड माई ओन। आज हमारा 3 साल हो गया हमारे क्लिनिक को, बट वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि टाइम हमारे पास है। वी हैव अर्न टाइम नाउ। नोबडी कैन डिक्टेट मी रात को 11 बजे से आ जाओ, इनको तो पेट में दर्द हो रहा है, आपको ही देखना पड़ेगा। इट इज टफ फॉर मी, आई कैन नॉट ड्राइव फॉर 30 किलोमीटर्स इन द नाइट। आई हैव रियलाइज्ड इट। मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा थायराइड बढ़ गया था, तो आई रियलाइज कि मुझे छोड़ना पड़ेगा ये। तो अगर मैं अपनी जॉब छोड़ के अपना काम कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमेशा हर चीज़ का आपको, सबसे दुख मेरे को तब होता है जब लोग कहते हैं रात को मेरे को पूरी रात जागना है क्योंकि मैं यूएस की फर्म में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। उनको मैं कैसे ठीक करूँ? वो वेट कभी कमी नहीं होगा उनका। तो आपको देखना है कि जॉब चेंज करनी है, कुछ ना कुछ करना है। अदरवाइज पैसा कमा लोगे लेकिन पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेल्थ पैसे से नहीं खरीद सकते आप। कोरोना में देख लिया आपने, करोड़पति अरबपति लोग भी ठीक नहीं हो पाए। ऊपर वाले ने डिसाइड किया था किसको ठीक होना है, किसको नहीं होना। कोई दवाई नहीं थी कोरोना की, मुझे भी नहीं पता कि हमने इतनी दवाइयाँ दी, किस दवाई से कोई ठीक हुआ है, ओनली गॉड नोस। तो आप अपनी हेल्थ को खराब नहीं करें पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो पैसा कभी आपकी हेल्थ वापस नहीं लेके आ सकता है। आई हैव लर्नड इट एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। आई हैव टाइम एंड मनी कम्स, मनी फॉलोज यू व्हेन यू डू गुड वर्क। लोग आते हैं आपके पास, काम करते हैं। अभी मैं एक जगह में बात कर रहा था, तो मेरे को किसी ने बोला कि सर आपके पास पेशेंट क्यों आएगा, एफएमआरआई क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा मैडम ये तो पेशेंट से पूछो, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम जो सर्विस उनको दे सकते हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं, वो एफएमआरआई नहीं दे सकता। जो हमारी टीम उनको हेल्प कर सकती है। आई थिंक नूर को थैंक्स बोलना चाहिए हमें। दिन रात वो लगा रहता है, बहुत लोगों का स्ट्रेस वो ले लेता है, मेरा भी स्ट्रेस ले लेता है। लोग उसको छोटी छोटी बातों के लिए भी परेशान करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहता है वो। तो ही शुड बी गिवन रेस्ट, उसको भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए। और मैम, इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर। और स्ट्रेस सबके पास है, लोगों को नींद भी सबको कम आती है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट नहीं है सोने का। सोने का एनवायरनमेंट बनाइए, लाइट बंद करिए, मेलेटोनिन सिक्रीट होगा आपकी बॉडी में, तभी नींद आएगी। लाइट जला के नींद नहीं आ सकती। फोन का जो रेज है वो मेलेटोनिन को सिक्रीट नहीं होने देंगे, आप सो नहीं पाएंगे। जो मैम ने बताया कि फोन को हटा दो, आप रात में नींद नहीं आ रही, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ी किताब पढ़ लो, नींद आ जाएगी जैसे ही आप थकोगे मेंटली या फिजिकली। और जो लोग मुझे कहते हैं कि सर्जरी के बाद नींद नहीं आ रही, वो दिन में चल नहीं रहे हैं। अगर दिन में वॉकिंग करेंगे ढंग से, तो रात में घोड़े बेच के सोएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आपके पास बायोलॉजिकल क्लॉक है, आप अपनी क्लॉक को बोलिए 5 बजे उठना है, 5 बजे आप उठ जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो वंस अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच।